चैनल द ब्रिलियंट एकेडमी यूनिक एजुकेशन पर, जो कि एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिस पे हम अंग्रेजी ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक लेके आते हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है उस टॉपिक का नाम है द इडियम्स एंड फ्रेजेस। गाइस, ये जो टॉपिक है करीब करीब हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। इस टॉपिक पर करीब करीब हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और वैसे देखा जाए तो इस टॉपिक का जो लेवल है वो काफी हाई होता है। आज हम इस टॉपिक को एक तरीके से इसकी एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका जो पहला पार्ट है जिसमें मैं आज पढ़ाऊंगा। तो हम इसमें देखना है अपने को कि जो भी इडियम्स होती है, फ्रेजेस होती है, उनको कैसे पढ़ सकते हैं, उनको कैसे याद रख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक को एकदम बेसिक से, एकदम स्टार्ट से। गाइस, इसमें जो इडियम्स में बताऊंगा, जो फ्रेजेस में बताऊंगा, उन इडियम्स और फ्रेजेस को पढ़ने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इडियम्स क्या होती है, फ्रेजेस क्या होती है। एक्चुअली जब तक हम ये जान नहीं पाते तब तक हमें इसको स्टडी करना इतना आसान काम नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। अपनी रियल लाइफ में हम कई अंग्रेजी के वर्ड्स बोलते हैं। वर्ड्स कुछ इस प्रकार होते हैं कि भाई कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जिनका अपन डायरेक्ट सेंस निकलता है, कुछ हम बोलते हैं जैसा बोला गया है उसका हिंदी मीनिंग अपने को समझ में आ जाता है। लेकिन कई बार हम ऐसे शब्द और ऐसे एक्सप्रेशंस यूज करते हैं जो उनका लिटरल मीनिंग कुछ और होता है और उनका जो इंप्लाइड मीनिंग है वो कुछ और होता है। तो जरा हम इसको स्टडी करते हैं, हम समझते हैं क्या होती है। देखो, टू और मोर देन टू वर्ड्स, दो या दो से अधिक शब्द। अब दो या दो से जो अधिक शब्द है, अगर अपन उनका मीनिंग निकालने की कोशिश करें, उनका अर्थ निकालने की कोशिश करें, तो हमें दो प्रकार के अर्थ प्राप्त हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर जो दो या दो से अधिक शब्द है उनके दो प्रकार के अर्थ निकले, एक ही प्रकार का भी निकल सकता है। लेकिन क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो इसके अंदर मैं वही चीज बताने वाला हूं, मैं वही आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स बताने वाला हूं, वही दो या दो से अधिक शब्द बताने वाला हूं जिनके दो अलग अलग मीनिंग निकलेंगे। एक मीनिंग तो ऐसा होगा जो एक्चुअल जो उसमें शब्द दे रखे हैं उनका हिंदी मीनिंग है, पर वो अपने काम आने वाला है नहीं, ठीक है। दूसरा जो अर्थ निकलेगा उसका, जो कि एक्चुअल जो वर्ड्स हैं जो अपने को लिखे हुए मिलेंगे, वो जो साफ साफ जो अर्थ दे रहे हैं वो तो आएगा नहीं, और उनका एक गर्भित अर्थ होगा, एक छिपा हुआ अर्थ होगा, एक हिडन अर्थ होगा जो अपने काम की चीज है। तो इस बेस पे अगर अपन देखें तो इस दो या दो से अधिक शब्दों को अपन दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, दो उसके मीनिंग अपन निकाल सकते हैं। जो फर्स्ट मीनिंग निकलने वाला है वो है इसका लिटरल मीनिंग। लिटरल मीनिंग कैसे होता है, जैसे समझो मैंने लिखा टू मतलब दो, तो ये हुआ इसका लिटरल मीनिंग, ठीक है। जैसे मैंने कहा लेट द कैट कम आउट ऑफ द बैग, जैसे मैंने ये बोल दिया, ठीक है। अब इसको अगर डायरेक्टली देखें, अगर अपन इसका हिंदी मीनिंग निकालने की कोशिश करें, या मैं यूं कहूंगा अगर अपन इसका लिटरल मीनिंग निकालने की कोशिश करें, तो ये जो मैंने इतनी सी ये बात लिखी है, ये जो एक सेंटेंस टाइप लिखा है, या मैं कह सकता हूं एक फ्रेज लिखी है, या इडियम मान लो जो मैंने लिखा है, इसका लिटरल मीनिंग अगर निकालने की कोशिश करूं ना, तो ये इसका अर्थ निकलेगा कि भाई कोई एक बिल्ली है जो बैग के अंदर है, उस बिल्ली को बाहर आने दो, राइट। ये तो है लिटरल मीनिंग। अब इसको तो यूज करने का कोई मतलब ही नहीं है, इसका तो कोई यूज भी नहीं होगा। लेकिन अगर अपन इसके दूसरे तरह के मीनिंग पे चले, जो कि इसका फिगरेटिव मीनिंग है। अब फिगरेटिव मीनिंग क्या होता है, भाई आपको कुछ वर्ड्स दे दिए, ठीक है। अब उन वर्ड्स को अगर आप डायरेक्टली यूज करना चाहो, उनका हिंदी अर्थ निकालते हो अगर आपको, तो ऐसा लगेगा जैसे वो कहीं काम आने वाले नहीं है। अब उन्हीं वर्ड्स का एक डीप मीनिंग अगर अपन निकालने की कोशिश करें, वो जो मीनिंग होगा वो फिगरेटिव मीनिंग होगा। जैसे ये सेंटेंस मैंने लिखा, अगर मैं कहूं आपको कि इस सेंटेंस को अगर मैं इडियम या फ्रेज की तरह यूज करूं, ये एक इडियम है, इसको इडियम के जैसे यूज करूं, तो इसका अर्थ होता है तो इसका अर्थ हो जाएगा टू रिवील या एक्सपोज द ट्रुथ और रियलिटी।
इसका मतलब हुआ, इसका सही अर्थ होगा कि भाई जो सच्चाई है, जो सत्य है, जो रियलिटी है, वो एक्सपोज करना, वो बाहर आना। अगर अपन इसके लिटरल मीनिंग पे चले तो इसका अर्थ होगा कि बिल्ली को बेग से बाहर आने दो। लेकिन अगर अपन इसके फिगरेटिव मीनिंग का मतलब निकालने की कोशिश करें तो इसका वो मीनिंग होगा कि सत्य है, सच्चाई है, उसका प्रकट होना, उसका एक्सपोज होना, उसका रिवील होना। तो यही चीज अपन पढ़ने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस के अंदर। अगर जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, दो या दो से अधिक है, उनका लिटरल मीनिंग ना निकल के अगर उनका फिगरेटिव मीनिंग निकले तो वो जो फिगरेटिव मीनिंग होगा उसको अपन इडियम या फ्रेजेस के अंदर कंसीडर करते हैं। तो आज हम इस इडियम एंड फ्रेजेस का पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं। एंड गाइस, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो हमें इसको स्टडी करना है, इसको समझना है। मैं आपको इस पार्ट के अंदर टोटल 10 इडियम्स या फ्रेजेस बताऊंगा, और वो जो 10 इडियम या फ्रेजेस होगी जिनको अपन स्टडी करेंगे, हर एक को याद करने का एक तरीका बताऊंगा, और उसके अंदर मैं उससे जुड़ी हुई कोई ना कोई कहानी बताऊंगा जिसके कारण से अपने को वो याद रह जाए। बाकी इनके जो मीनिंग है वो लिटरल मीनिंग ही निकलेंगे। इनको अगर अपन रटने की कोशिश करें, क्रेम करने की कोशिश करें तो वो अपने को याद होंगे भी नहीं, क्योंकि इनका वास्तविकता में अपने को ढूंढना क्या है, फिगरेटिव मीनिंग ढूंढना है। तो आइए अपन इसको स्टार्ट करते हैं, और एक एक करके इस पूरे लेक्चर के दौरान हम ऐसे 10 इडियम्स या फ्रेजेस पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। ओके, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर की। जो फर्स्ट जो मैंने इडियम लिखी है वो ये देखो, आप ये फ्रेज देखो, मैंने लिखा है स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया है कि कोई भी इडियम होगी, फ्रेज होगी, उसके दो मीनिंग निकल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम इडियम्स एंड फ्रेजेस टॉपिक के अंदर उसको पढ़ रहे हैं तो हमें उसका फिगरेटिव मीनिंग पता करना है, और एग्जाम में वही पूछा जाता है कि उसका इंप्लाइड मीनिंग क्या है, वो एक्चुअली कहना क्या चाहता है। शब्दों में जो लिखा उसका हिंदी पे मत जाओ, एक्चुअल में क्या कहना चाहता है वो अपने को सीखना है। और देखो ये ऐसे याद नहीं रहने वाला, इसको अपन को किसी न किसी स्टोरी से जोड़ना पड़ेगा। तो मैं हर आपको इडियम या फ्रेज के पीछे एक स्टोरी बताऊंगा, उनमें से कुछ तो रियल है और कुछ जिनकी मुझे स्टोरी पता नहीं है या जिनकी एक्चुअल में है ही नहीं, तो उनको मैं आपको एक काल्पनिक स्टोरी बना के बताऊंगा। एक काल्पनिक कोई भी एक छोटी सी बात बताऊंगा उसके पीछे, ताकि उसको आप आसानी से याद कर सको। ठीक है, तो मैं सबसे पहले मैंने लिखा है स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। देखो, अगर इसके लिटरल मीनिंग पे जाओगे, उसके शाब्दिक अर्थ पे अगर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा स्ट्रेट का मतलब सीधा होता है, फ्रॉम द हॉर्स माउथ घोड़े के मुंह से एकदम सीधा। ठीक है, अब ये तो मुझे कुछ जमता हुआ नहीं लग रहा, इसका मीनिंग एक्चुअल में क्या है मुझे पता नहीं चल रहा। तो हम एक काम करते हैं, मैं इसको एक स्टोरी से जोड़ के बताता हूं, ये उसके पीछे की रियल स्टोरी है। ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो, किसी की अगर अपने को एज पता करना हो तो उसका बेस्ट वे क्या है। किसी की अगर एज पता करना हो, जैसे मान लो कि आपको मेरी एज जानना हो, तो आप क्या करोगे। आपके पास दो रास्ते हैं, आप मेरे पास आओगे और मुझसे पूछोगे, मैंने आपको एज बता दी, ठीक है। अब मान लो कि मैंने आपको एज कुछ ऐसे बताई कि आपको बिलीव ही नहीं हो रहा, तो आपके पास एज पता करने का दूसरा तरीका क्या होगा, आप मेरी तरफ देखोगे, मेरी बॉडी की तरफ देखोगे और मुझे एक आप गेस करोगे कि इसकी कितनी एज हो सकती है। ठीक है, शरीर को देख लिया, चाल ढाल को देख लिया, फेस को देख लिया, उससे आप पता कर सकते हो, करीब करीब नजदीक पहुंच सकते हो कि उसकी एज क्या है। ठीक है, लेकिन अपने इंडिया में या इंडिया के अलावा भी कई जगह पे पहले क्या करते थे कि घोड़े होते थे, घोड़ों की जब बिक्री वगैरह होती थी, किसी को घोड़ा बेचना होता था, जो घोड़ा खरीदना चाहता था वो उसकी एज पता करना चाहे तो वो क्या करता था, तो या तो उस घोड़े के मालिक से पूछे कि भाई बता तेरे घोड़े की एज क्या है। अब मालिक को तो क्या है कि घोड़ा बेचना है, अगर उसकी एज ज्यादा भी होगी तो वो अपने घोड़े की एज कम बताएगा ताकि वो यंग लगे और उसको ज्यादा पैसे मिल सके। लेकिन क्या होता है कि जिसको खरीदना होता है ना, वो तो पूरी जानकारी करता पता करता है, तो क्या करेगा, घोड़े से पूछेगा। घोड़े से पूछ तो सकता है वो, लेकिन घोड़ा बताने वाला नहीं है उसको कुछ भी, घोड़ा थोड़े बोल सकता है। तो वो क्या करेगा, तो पहले वाले टाइम में क्या होता था कि घोड़े के मुंह में जो दांत होते थे, उन दांतों को देख के पता किया जाता था कि घोड़े की एज क्या है। और जहां तक अपन सोचें तो इससे ज्यादा रिलायबल सोर्स नहीं हो सकता उस घोड़े की एज पता करने का। उस घोड़े की एज पता करने का इससे ज्यादा
विश्वसनीय कोई भी दूसरा स्रोत नहीं हो सकता। तो वो जो तरीका था, वहां से ये एक फ्रेज बनी कि भाई अगर आपको घोड़े की एज पता करना हो तो आप उसका सबसे बढ़िया स्रोत वो खुद घोड़ा है। तो यहां पर अब अपन इसका फिगरेटिव मीनिंग सोचें तो वो ये निकलेगा कि भाई जैसे घोड़े की एज पता करने के लिए घोड़े के मुंह में जो दांत होते थे वो चेक करने पड़ते थे पहले, उसी प्रकार अगर अपने को किसी भी चीज के बारे में अगर अपने को उसकी कोई विश्वसनीय इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए तो वो जो डायरेक्ट उसका जो स्रोत है वहीं से ही मिल सकती है। ठीक है, आज जैसे मीडिया है, आज कोई भी न्यूज आती है, मीडिया उसको तोड़ मरोड़ के मैनिपुलेट करके अपने सामने पेश करते हैं, हम उसी को ही सच्चाई मान लेते हैं, राइट। लेकिन कभी भी हम उसका जो डायरेक्ट जो उसका एक्चुअल जो उसका रिलायबल सोर्स है उस पर जाने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, तो यहां जो मैंने ये फिर फ्रेज लिखी है, जो इडियम लिखा है, इसका मीनिंग ये हुआ कि कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको उसका जो मोस्ट रिलायबल सोर्स है उससे पता प्राप्त करना। तो लिख देता हूं मैं, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा टू गेट the information directly from the most reliable source। भाई कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको आप उसके जो सबसे ज्यादा विश्वसनीय स्रोत है डायरेक्ट वहीं से उस इंफॉर्मेशन को लेना। अगर आप किसी संदर्भ में इस चीज को यूज करना चाहते हो तब आपको वहां पे क्या बोलना चाहिए? स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, आपको एग्जांपल से ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिखा है, यू कैन फॉरवर्ड दिस न्यूज। तुम इस न्यूज को फॉरवर्ड कर सकते हो, तुम इस न्यूज को आगे बढ़ा सकते हो। और आगे मैंने क्या लिखा है? इट इज स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। ये जो न्यूज है ये मैंने कहां से ली है? इसका जो मोस्ट रिलायबल सोर्स है मैंने डायरेक्टली वहां से ली है। सबसे विश्वसनीय जो इसका स्रोत है मैंने वहां से ये न्यूज ली है और तुम चाहो तो इसको फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी न्यूज हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, उसको उसके सबसे विश्वसनीय स्रोत से प्राप्त करना, डायरेक्टली वहां से प्राप्त करना। और इसको कहानी कौन सी याद रख सकते हो इसके लिए? ये 90s की 19वीं जो शताब्दी है उसकी ये कहानी है। और वो कहानी क्या थी कि पुराने टाइम में घोड़े की जब एज पता करते थे तो डायरेक्टली घोड़े के मुंह को चेक करते थे। मतलब एज जो एक इंफॉर्मेशन है, एज की जो इंफॉर्मेशन है उसका सबसे ज्यादा रिलायबल सोर्स क्या हुआ? घोड़े का मुंह हुआ। उसी प्रकार कोई भी इंफॉर्मेशन हो उसको उसके सबसे विश्वसनीय स्रोत है उससे डायरेक्टली उस इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना, वो उसके लिए आपको यूज करना चाहिए स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। तो ये याद रह जाएगा। चलिए अब अपन इसकी जो मैंने एक और दूसरी एक इडियम फ्रेज लिखी है हम उसके ऊपर चलते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग। कॉस्ट का मतलब कीमत, ठीक है, कीमत लगना, कीमत चुकाना। एन आर्म यानी भुजा, ठीक है। लेग यानी टांग। तो मतलब किसी चीज के लिए आप अपनी भुजा या अपनी टांग कॉस्ट के रूप में देते हो। देखो इससे बड़ी कोई कॉस्ट नहीं हो सकती। इसका आपने लिटरल मीनिंग तो देख लिया, किसी भी चीज के लिए भुजा और ये टांग है उसके रूप में कॉस्ट देना, कीमत चुकाना, ये तो इसका लिटरल मीनिंग हुआ। मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज जो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव हो, लिख देता हूं, something extremely expensive,
कोई चीज जो अत्यधिक रूप से कीमती हो। इसके पीछे की मैं आपको कहानी बताता हूं। देखो, पुराने टाइम में जब क्या था कि कैमरे वगैरह जब आए थे, उससे पहले की बात है ये, ठीक है। आज तो क्या होता है कि पेंटिंग वगैरह का काम बहुत कम हो गया है। पहले क्या करते थे, जो फेमस लोग होते थे वो अपनी तस्वीर खिंचवाते नहीं थे, वो अपनी पेंटिंग बनवाते थे, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, जब आप पेंटिंग बनवाते हो तो कुछ ना कुछ तो आपको खर्च करना ही पड़ेगा, राइट। तो जो फेमस लोग होते थे वो अपनी पेंटिंग बनवाते थे, तो सीधी सी बात है, एक मैं अपनी पेंटिंग बनवाता हूं, एक में मैं इतना सा शरीर लेता हूं, छोटी पेंटिंग बनेगी। और थोड़ा नीचे लेता हूं, थोड़ी और बड़ी पेंटिंग बनेगी। हाथ भी आ गए, पैर भी आ गए, पूरा आ गया मैं, तो और बड़ी पेंटिंग बनेगी। और जितनी बड़ी पेंटिंग बनेगी उतनी ही ज्यादा उसकी कॉस्ट भी लगेगी, राइट। तो होता क्या था, वो लोग क्या करते थे कि जब अपनी पेंटिंग बनवाते थे तो वो पेंटिंग चीप रहे, उसकी लागत उनको कम लगे, उनके पैसे उसको कम देने पड़े, तो वो क्या करते थे, पेंटिंग जो बनवाते थे वो शोल्डर तक की बनवाते थे, कंधे तक की पेंटिंग बनवाते थे, ठीक है। अगर वो लंबी पेंटिंग, पूरी बड़ी पेंटिंग बनवाना चाहते तो उसकी बहुत कीमत उनको देनी पड़ती, ठीक है। तो यहां से ये जुड़ा कि भाई हाथ और पैर भी आ जाए उस पेंटिंग में तो बहुत कीमत लगती थी। और वहीं से ये फ्रेज बनी, कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, मतलब आर्म, भुजा और टांग के लिए अलग से कॉस्ट देनी पड़ती, ज्यादा कॉस्ट देनी पड़ती, तो वो चीज अपने आप ही एक्सपेंसिव हो जाती, महंगी हो जाती, ठीक है। इसीलिए मैंने लिखा है समथिंग एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, कोई ऐसी चीज जो वास्तविकता में बहुत महंगी हो, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव हो। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हाउ कैन यू ब्रेक दिस एंटीक ग्लास? हाउ कैन यू ब्रेक दिस एंटीक ग्लास? दिस कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग। तो यहां इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि तुम इस मेरा जो ये एंटीक, पुराना कीमती ये जो ग्लास है, इसको तुम कैसे तोड़ सकते हो? तुम इसको कैसे तोड़ सकते हो? दिस कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग। कहने का मतलब ये मुझे बहुत महंगा पड़ा था, ये मेरे लिए एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव था। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग का मतलब ये हुआ कि समथिंग वेरी एक्सपेंसिव, कोई ऐसी चीज जो बहुत ही ज्यादा कीमती हो, बहुत ही ज्यादा महंगी हो। तो वहां पे आपको ये फ्रेज, ये एक्सप्रेशन आपको यूज करनी है। आई होप ये जो 1 नंबर और 2 नंबर जो इडियम फ्रेज मैंने लिखी है वो आपको समझ में आई होगी। अब अपने पास तीसरी जो इडियम है, जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, वो ये दे रखी है, टर्न अ ब्लाइंड आई। सबसे पहले इसके शाब्दिक अर्थ की तरफ चलते हैं अपन, फिर हम बात करेंगे कि इसका इंप्लाइड मीनिंग क्या है। शाब्दिक अर्थ इसका कह रहा है टर्न ए ब्लाइंड आई का मतलब वो टर्न यानी मोड़ना या मोड़ना, ए ब्लाइंड आई एक अंधी आंख। कुछ मीनिंग जमा नहीं इसका। अब क्या करें फिर? अब हम बात करते हैं इसके फिगरेटिव मीनिंग की। लेकिन फिगरेटिव मीनिंग को जानने से पहले इसके पीछे की एक स्टोरी बताता हूं मैं, ठीक है। एक कोई एडमिरल नेल्सन नाम का एक आदमी हुआ करता था। अब एडमिरल है क्योंकि एडमिरल है तो सीधी सी बात है कोई डिफेंस वाली लाइन से जुड़ा हुआ आदमी था, ठीक है। वो कोई युद्ध लड़ रहा था तो अभी जैसे युद्ध वगैरह होते हैं तो अभी क्या टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा मॉडर्न हो गई है, डेवलप हो गई है। तो अभी जैसे किसी को इंफॉर्मेशन भेजनी हो तो बहुत आसानी से भेजी जा सकती है। कोई डायरेक्शंस देने हो, कोई मैसेज देना हो तो बहुत आसानी से दिए जा सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो पहले मैसेज कैसे मिलते थे? तो पहले मैसेज के लिए एक आपको दूरबीन, टेलीस्कोप होती थी। टेलीस्कोप में क्या होता था कि टेलीस्कोप दूरबीन होती है, वो दूर की चीजों को देख लेती है ना। माइक्रोस्कोप अलग होती है। माइक्रोस्कोप से पास की चीजों को जूम करके देखा जा सकता है ना, बड़ा करके देखा जा सकता है। जबकि टेलीस्कोप क्या होता था,
दूर वाली चीजों को देखना। जैसे कि ऊपर तारे वगैरह पहले लोग देखते थे, पहले जो भी साइंटिस्ट वगैरह होते थे, स्टार्स का अगर स्टडी वगैरह करते थे तो दूरबीन ही काम में लेते थे। ठीक है, तो दूरबीन क्या होती थी, वो एक लंबी सी दूरबीन होती थी जिसमें एक आंख से देखा जा सकता था। कैमरा में पिक्चर लेता है तो एक आंख बंद रखता है, ठीक है, एक से ही देखता है ना। टेलीस्कोप में क्या होता था कि सिर्फ एक ही आंख से वो लगती थी और उससे दूर की चीजें दिख सकती थी। और जब कोई युद्ध वगैरह, बैटल वगैरह होता था, वार होता था जब कोई भी, तो उसमें क्या करते थे, दूरबीन से अपने जो हायर अथॉरिटीज है, अपने सीनियर्स है, या किसी से भी, अपनी जो भी टुकड़ी है उनसे भी किसी प्रकार के इंस्ट्रक्शंस लेने होते थे, डायरेक्शंस लेने होते थे, तो दूरबीन को ही यूज करते थे। तो ये जो एडमिरल नेल्सन था, इसको क्या हुआ कि इसको अपने सीनियर्स से इंस्ट्रक्शन लेने थे, डायरेक्शन लेने थे। उसने दूरबीन लगाई। अब दूरबीन लगाई तो उसके जो सीनियर था, उस सीनियर का इंस्ट्रक्शन था कि भाई अपने को ये जो युद्ध चल रहा है इससे विड्रॉ होना है, इस युद्ध को अपने को बाहर निकलना है, इस युद्ध को यहीं पे रोकना है। लेकिन एडमिरल जो नेल्सन था, उसके दिमाग में ये बात नहीं आनी थी। वो के उसके दिमाग में थी कि भाई नहीं, युद्ध तो नहीं रोकूंगा। तो उसमें क्या होता था कि उसने, उस आदमी की क्या थी कि एक आंख नहीं थी, या एक आंख नहीं होने का मतलब वो आदमी काना था, एक ही आंख से उसको दिखाई देता था। अब बताओ कि अगर उसको दूरबीन लगा के, दूरबीन से देख के डायरेक्शन लेना हो, तो उसके बाद दोनों आंखों का तो ऑप्शन रहेगा नहीं ना। उसके तो एक तो आंख तो कानी थी, एक से तो वैसे ही नहीं दिखाई देता था, तो उसको एक ही आंख से देखना था। लेकिन उसने जानबूझकर, इंटेंशनली उसने उस आंख से देखा जो आंख कानी थी। अब मैं यहां पर देखा, देखने का मतलब प्रिटेंड किया देखने का, ठीक है। उसने जब ऐसे देखने का प्रिटेंड किया और फिर बाद में उसने कहा कि मुझे आपकी तरफ से कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। अरे भाई मिलेगा कहां से सिग्नल? उसने तो उस आंख से देखा जो आंख काम की ही नहीं थी, जो कानी थी, ठीक है। उस आंख से देखा जिससे उसको दिखाई नहीं देता था। देखा मतलब प्रिटेंड किया देखने का, है ना। तो एक्चुअली उसका इंटेंशन क्या था? इंटेंशन था कि जो सिग्नल आए उनको मैं अवॉइड कर देता हूं, उनको मैं इग्नोर कर देता हूं। और वहीं से ये एक एक्सप्रेशन आई, ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन आई, टर्न ए ब्लाइंड आई। तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा कॉन्शियसली इग्नोर या अवॉइड समथिंग या समवन। क्या मीनिंग निकला कि किसी व्यक्ति को या कोई जो बात है उसको जानबूझ के इग्नोर कर देना। आपको पता है आप उसको इग्नोर कर रहे हो, लेकिन आप इग्नोर करते हो। वहां से, उस कहानी से, कि वो जो एडमिरल नेल्सन था, क्योंकि वो अपने सीनियर्स का जो डायरेक्शन थे उनको इग्नोर करना चाहता था, तो उसने कौन सी आंख से देखा? जिस आंख से दिखाई नहीं देता था, जिस आंख से वो काना था। यहां पे एक छोटी सी चीज और याद कर लीजिए, काने व्यक्ति को वन आइड पर्सन कहते हैं, ठीक है। दोनों आंखों से नहीं दिखाई देता, वो तो अंधा हो गया, ब्लाइंड हो गया, ठीक है। और जो काना होता है उसको कहते हैं वन आइड पर्सन। और इससे भी ज्यादा जरूरी चीज है कि इसके पहले आर्टिकल अ लगता है। भाई देखो, आ तो ओ रखा है, ए ई आई ओ यू वोवेल्स होते हैं, वोवेल्स के पहले आप कौन सा आर्टिकल यूज करते हो? अन यूज करते हो। लेकिन साथ में साउंड का भी पता रहना चाहिए। ओ एन ई का जो प्रोनाउंसिएशन है वो ऑन नहीं, वन है, और वन में व आता है, और वो किस प्रकार की साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड है। इस वजह से इसके पहले क्या आएगा? ए आएगा। अ वन आइड पर्सन, काना आदमी।
काणा व्यक्ति, और यहाँ पे जो एडमिरल नेल्सन था वो काणा ही था, ठीक है। तो वो जानबूझकर जो डायरेक्शन आते थे उनको उसने इग्नोर किया, तो वहां से ये एक्सप्रेशन आई और उसका मतलब निकला कि आप जब किसी को, किसी चीज को, किसी व्यक्ति को जानबूझकर इग्नोर करते हो तो आप वहां पे कौन सी एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो, टर्न अ ब्लाइंड आई। भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको, इसका जो लिटरल मीनिंग है उस पे ना ले जाएं, इसका जो फिगरेटिव मीनिंग है उसी को ही कंसीडर करना है। हिंदी लिख देता हूं, जानबूझकर इग्नोर करना, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। I often turn a blind eye on news from social media. सोशल मीडिया पे खबरें आती है, ज्यादातर उनमें से भ्रामक, कंफ्यूजन पैदा करने वाली खबरें होती है, फॉल्स मिसलीडिंग इंफॉर्मेशंस होती है। तो मैं क्या करता हूं कि ज्यादातर जो सोशल मीडिया से मुझे न्यूज मिलती है उनके ऊपर मैं टर्न अ ब्लाइंड आई कर देता हूं। मतलब क्या हुआ कि मैं उसको कॉन्शियसली इग्नोर कर देता हूं, उनको अवॉइड कर देता हूं। आई ऑफन टर्न अ ब्लाइंड आई ऑन न्यूज फ्रॉम सोशल मीडिया। मैं सोशल जो मीडिया है उससे आए हुए समाचार उनको अक्सर, उनको मैं इग्नोर कर देता हूं, अवॉइड कर देता हूं। आई होप आपको ये 3 नंबर जो मैंने इडियम लिखा है या जो फ्रेजल एक्सप्रेशन लिखा है वो आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे 4 नंबर जो इडियम या जो फ्रेज है उसके ऊपर चलते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है। अब तक मैंने जो आपको 3 जो इडियम्स बताए हैं, जो एक्सप्रेशंस बताई है, सबके पीछे एक कहानी थी और उस कहानी से ही अपने को याद रहेगा कि उसका फिगरेटिव मीनिंग, उसका इंप्लाइड मीनिंग क्या है। तो चौथे की भी बात कर लेते हैं। अब चौथा क्या है, गेट वंस गॉट। भाई हिंदी मीनिंग की तरफ देखोगे ना तो इसका अर्थ निकलेगा कि किसी की बकरी ले लेना, किसी की बकरी प्राप्त कर लेना। अब देखो ये तो कोई सेंटेंस में आ भी सकता है कि मुझे उसकी बकरी मिल गई, आई गॉट हिज गॉट, राइट, आ सकता है ये, है ना। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि इसको इडियोमेटिकली कैसे यूज करना है, वहां उसका क्या मीनिंग होगा। तो इसके पीछे की मैं एक कहानी बताता हूं। ये जो कहानी है ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ये कहानी जुड़ी हुई है, ये जो किस्सा जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है हॉर्स रेसिंग से, घोड़ों की दौड़ से जुड़ा हुआ है। घोड़े जब दौड़ते थे, देखो कोई भी घोड़ों की कंपटीशन, पुराने टाइम की ही बात है, ये सब काफी टाइम पहले की बातें हैं, 100-200 साल हो गए। इडियम्स फ्रेजेस अपने सामने तो अब आ रही है, अपने को लग रहा है भाई क्या है ये, उसको समझ में नहीं आ रही, याद नहीं हो रहे, लेकिन स्टोरी से याद पक्का होंगे, गारंटी है ये याद हो जाएंगे। गेट वंस गॉट, किसी की बकरी प्राप्त हो जाना, किसी की बकरी मिल जाना या किसी की बकरी ले लेना, ये कहां से जुड़ा हुआ, इसका किस्सा क्या है, हॉर्स रेसिंग होती है। तो क्या होता है कि घोड़ों को अच्छी तरीके से तैयार करना पड़ता है, ठीक है। या ऐसा मान लो कि घोड़े को बेचना हो तो घोड़े का तरोताजा तंदुरुस्त होना जरूरी है, क्योंकि उसका ट्रायल किया जा सकता है कि घोड़ा दौड़ता कैसे है, पर दौड़ने में काम आता है घोड़ा। तो हॉर्स रेसिंग से अगर अपन देखें तो जब भी हॉर्स रेसिंग की जो कंपटीशन होती थी, इस कंपटीशन में क्या होता था कि घोड़ों का तरोताजा रहना बहुत जरूरी था। और घोड़ों को तरोताजा रखने के लिए, पता नहीं क्यों, मुझे तो नहीं पता, घोड़ों को तरोताजा रखने के लिए बकरियां यूज की जाती थी। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ये तो भाई, बकरियां यूज की जाती थी। घोड़ों को रिलैक्स रखने के लिए बकरियां काम में ली जाती थी। उनका जो स्टेबल होता था, अस्तबल जो होता था, वहां घोड़ों के साथ में बकरियां भी बांधी जाती थी। इसके पीछे कौन सा लॉजिक है मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं, इस कहानी के बारे में मैंने पढ़ा है, वो मैं आपको बता रहा हूं कि घोड़ों को तरोताजा रखने के लिए क्या करते थे, बकरियां बांधते थे उनके साथ में। तो जो कंपटीटर होता था, जो दूसरी पार्टी होती थी, कई बार वो क्या कर लेती थी कि चुपके से, धोखे से उन बकरियों को निकाल देते थे वहां से। और क्योंकि उन बकरियों को वहां से निकाल लेते थे तो वो जो घोड़े जो कि नेक्स्ट रेस के लिए, जो सामने रेस आने वाली थी, उनके लिए जो फ्रेश अप रहना पड़ता था उनको, वो नहीं रह पाते थे।
ठीक है। अब घोड़ों का बकरियों का क्या कनेक्शन था, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता उनका क्या कनेक्शन था, लेकिन वो एकदम तरोताजा, फ्रेश, एक्टिव, मतलब उनमें एक स्फूर्ति रहती थी बकरियों की वजह से। और अगर वो बकरियां ही ले जाए, तो घोड़े ठीक नहीं वर्क कर पाते थे। उनका जो अगले दिन बिहेवियर होता था वो काफी इरिटेटेड होता था, वो काफी गुस्सेल और काफी इरिटेटेड होता था, और इस वजह से जिसके घोड़े थे वो रेस हार जाते थे, राइट। अब इस कहानी से अपने को इसको कैसे मतलब जोड़ना कैसे है, तो वो ये है कि भाई घोड़ों से जब बकरियां अलग कर दी जाती थी तो घोड़े गुस्सा हो जाते थे। मतलब अगर आप इसको फ्रेजल एक्सप्रेशन, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के रूप में यूज करना चाहते हो तो इसका मतलब होगा गेट वंस गॉड, किसी की बकरी ले लेने का मतलब हुआ आप उसको एनरेक कर रहे हो, आप उसको इरिटेट कर रहे हो। तो इसका मीनिंग हो जाएगा, टू इरिटेट या एनरेक समवन, किसी को चिड़चिड़ा या गुस्सेल कर देना। गेट वंस गॉट, किसी ने मेरी बकरी ले ली, तो इसका मतलब हुआ कि मैं कैसा हो जाऊंगा, चिड़चिड़ा हो जाऊंगा, मैं गुस्सेल हो जाऊंगा। सेंटेंस देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। माई यंगर ब्रदर गॉट माई, ये क्या लिख दिया भाई, या यहां गॉट आ जाएगा, ठीक है। माई यंगर ब्रदर गॉट माई गॉट, सो आई स्कॉल्डेड हिम। क्या हुआ कि मेरा जो छोटा भाई था वो मुझे बार बार परेशान कर रहा था, उसने मुझे कैसा कर दिया, इरिटेट कर दिया, उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, एंड दैट्स व्हाई, और यही कारण था कि मैंने उसे डांट दिया। तो ये जो एक्सप्रेशन है गॉट माय गॉड, इसका मतलब हुआ कि उसने मुझे कैसा कर दिया, इरिटेट कर दिया, गुस्सा दिला दिया। तो याद रखिएगा, टर्न ए ब्लाइंड आई, इसका मतलब तो होगा किसी चीज को जानबूझ के इग्नोर करना, और दूसरी तरफ टू इरिटेट और टू एनरेक समवन के लिए जो फ्रेजल एक्सप्रेशन काम आएगी वो होगी गेट वंस गॉट। आई होप 4 नंबर तक की जो इडियम मैंने लिखी है वो आपको समझ में आ गई। हम बात करते हैं हमारी फ्रेज नंबर 5 की, 5 नंबर की फ्रेज की बात करते हैं। मैंने बोर्ड पे लिख दी है, मैंने लिखा है बटर अप। ये बहुत ही कॉमन फ्रेज है और इसके लिए मुझे कोई विशेष कहानी बताने की जरूरत भी नहीं है। आप जानते हो बटर क्या होता है, बटर मतलब मक्खन, और बटर अप का मतलब होता है मक्खन लगाना। इट्स सो सिंपल, राइट। ये बहुत आसान है ना भाई। किसी को बटर अप करने का मतलब है कि कुछ इन्फ्लुएंस पाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, किसी को खुश करने के लिए आप उसकी प्रशंसा कर रहे हो, फ्लेटर कर रहे हो आप, ठीक है, वो होता है बटर अप। अब इसके पीछे की कहानी बहुत सिंपल है, और ये जो कहानी अपने इंडिया से जुड़ी हुई है। अपने इंडिया के जो लोग हैं इनके बराबर बटरिंग अप कोई नहीं कर सकता। हम इसके मतलब मास्टर हैं, ये समझ लो। बटर अप जितना हम करते हैं उतना कोई नहीं कर सकता, ठीक है। बटर अप का मीनिंग तो आपको समझ में आ गया। इसके पीछे की कहानी जो इंडिया से जुड़ी हुई है वो आपको बताता हूं। इसमें क्या था कि अपन क्या है कि शुरू से ही हम क्या है भगवान वगैरह में विश्वास रखते हैं, राइट। लेकिन सच्ची श्रद्धा तो बहुत मुश्किल है। भगवान से हम जब कुछ भी हम उसकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, ठीक है, या कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो अपना कोई ना कोई इंटेंशन तो रहता ही है। साथ में हम अपनी विश वगैरह भी, हम अपनी एक्सपेक्टेशन भी सामने रखते हैं। तो पहले क्या होता था, जब अपना इंडिया क्या है कि तो अपने पास क्या है कि पालतू जानवर, गायें भैंसे वगैरह खूब हुआ करती थी, तो मक्खन भी खूब हुआ करता था। तो उस टाइम भगवान को मक्खन ज्यादा चढ़ाया जाता था। तो मक्खन की क्या है कि ऐसे बोल्ट टाइप की थी, वो चढ़ाई जाती थी। किस लिए? भगवान को खुश करने के लिए। और वहीं से ये फ्रेज निकल के आई बटर अप, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, इसका मीनिंग लिख देता हूं।
टू प्रेज या फ्लेटर समवन, टू प्रेज या फ्लेटर समवन। तो मतलब क्या हो गया कि हम कुछ हासिल करने के लिए, कुछ पाने के इरादे से जब हम किसी को प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं, फ्लेटर चापलूसी करते हैं, तो वो कहलाता है बटर अप करना। तो देखो, ही ऑफन बटर्स मी अप, वो प्राय मुझे मक्खन लगाता है, वो प्राय मुझसे चिकनी चुपड़ी बातें करता है, मक्खन लगाता है। क्यों? टू बोरो मनी, मुझसे धन उधार लेने के लिए, मुझसे पैसे उधार लेने के लिए वो अक्सर क्या करता है? बटर अप करता है। आई होप ये आपको चीज समझ में आई होगी। बहुत आसान है। बटर अप का मतलब हो गया किसी की चापलूसी करना, चिकनी चुपड़ी बातें करना, ऐसे लिखते हैं प्रशंसा, शायद ऐसे प्रशंसा करना या चापलूसी करना या चिकनी चुपड़ी बातें करना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बटर अप का मीनिंग। चलिए हम अपने नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ये मैंने सबसे स्टार्टिंग में लिखाई थी। इसमें क्या था कि भाई इसका अगर आप लिटरल मीनिंग, इसका जो वर्ड्स का जो हिंदी मीनिंग है वो निकालने की कोशिश करोगे तो इसका अर्थ निकलेगा कि भाई बिल्ली को बैग से बाहर आने दो। लेकिन कहना क्या चाहता है, फिगरेटिव मीनिंग क्या है इसका? तो इसके लिए हमें एक कहानी सुननी पड़ेगी। मैं एक आपको कहानी बताता हूं। इसके पीछे एक कहानी जुड़ी हुई थी, वो ये है कि ये शायद किस्सा इंग्लैंड का है, ठीक है। तो वहां पे क्या है कि जो किसान वगैरह थे वो जो प्रिमिटिव छोटी टाइप की कुछ चोरियां या फिर कुछ फ्रॉड टाइप करते थे। क्या फ्रॉड करते थे? उसमें क्या है कि उस टाइम की बात में क्या है कि पिग होते हैं ना, सुअर, तो सुअर की उस टाइम काफी कीमत थी, काफी प्राइस थी उनकी, ठीक है। और बिल्ली बिल्कुल मतलब उनकी काफी प्राइस कम थी, लो प्राइस की थी। तो वो क्या करते थे, किसी को सुअर बेचने जाते थे तो बैग में डाल के, असल में क्या करते थे, उस बैग में वो सुअर डालते ही नहीं थे, वो उसमें डाल लेते थे बिल्ली और उसको ट्रांसपोर्ट कर देते थे या पहुंचा देते थे या बेच देते थे, जैसा भी करते थे। और एक्सपोज होने से पहले पहले अपना फायदा निकाल लेते थे। लेकिन कई बार क्या है कि ये जो फ्रॉड करने वाले लोग थे, फ्रॉडुलेंट लोग थे, उनके साथ कई बार क्या धोखा हो जाता था। क्या हो जाता था कि कई बार क्या है, जो बैग में जो बिल्ली डाली हुई होती थी ना, वो बिल्ली बाहर आ जाती थी। और वो बिल्ली जब बाहर आ जाती थी तो उनका जो सीक्रेट था वो ओपन हो जाता था, वो जो सच्चाई थी वो बाहर आ जाती थी, ठीक है। और यहीं से ये एक इडियम बनी कि लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब बिल्ली है वो बैग से बाहर आ गई, मतलब जो सीक्रेट था, जो ट्रुथ था वो रिवील हो गया, एक्सपोज हो गया, डाइवर्ज हो गया। मैं लिख देता हूं इसका मीनिंग क्या है। आपको समझ में आ गया होगा, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब हो गया कि जो सीक्रेट है उसका एक्सपोज हो जाना, रिवील हो जाना, सीक्रेट है, रहस्य है, उसका राज का खुल जाना, ठीक है। इसका एक अपोजिट बनता है लेट द सीक्रेट बी सीक्रेट, सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने दो, राज को राज ही रहने दो। दूसरी तरफ लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब सीक्रेट को बाहर आने दो, राज को बाहर आने दो। इसलिए मैंने एग्जांपल लिखा है, यू आर अंडर माई कंट्रोल, अब तुम मेरे कंट्रोल में हो। यू आर अंडर माई कंट्रोल, अब तुम मेरे कंट्रोल में हो। सो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, तो जो तुम्हारा राज है, तुम्हारा रहस्य, अब उसको बाहर आने दो, अब सच्चाई प्रकट होने दो। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। कहानी किससे जुड़ी हुई है? कहानी इंग्लैंड के कुछ फार्मर्स की है जो धोखा
धड़ाधड़ी करके सुअर की जगह बिल्लियां डाल देते थे बैग में, लेकिन कई बार उनका जो राज है वो खुल जाता था। कब खुल जाता था? कई बार बिल्ली है बैग से बाहर आ जाती थी, तो सीक्रेट उनका बाहर आ जाता था। अब ये इस कहानी की वजह से जब भी आपके सामने ये आएगी, जब ये इडियम आएगी, ये जो फ्रेजल एक्सप्रेशन है जब आपके सामने आएगी कि लेट द कैट, कैट नाम आते ही आपके दिमाग में वो कहानी दौड़ने लग जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा हाँ ये तो वो बात है, वो राज बाहर आ जाना ऐसा कुछ था, ऐसे वो मिलता जुलता था। तो आपको आइडिया हो जाएगा, आसान है, याद रह जाएगा। तो इस प्रकार अपने ये छठवीं जो है इडियम और फ्रेज अपन ने पढ़ ली है। ओके, कम टू द नेक्स्ट इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, अ बिग विग। अ बिग विग क्या है? ये पुराना किस्सा है, ये भी पुरानी ही बात है। जब उस टाइम पे क्या होते थे कि लोग फैशनेबल होने की और ट्राई करते थे, कोशिश करते थे। आजकल क्या है कि फैशनेबल होने के बहुत सारे तरीके, अच्छे ड्रेसिंग सेंस बना लेते हैं लोग, अच्छे फुटवियर यूज करते हैं, ग्लासवियर्स यूज कर लेते हैं, बालों की अलग अलग स्टाइल्स बना लेते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में क्या होता है कि लोग फैशनेबल दिखने के लिए सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो अपने बालों पे ही करते हैं, है ना। बाल अलग अलग डिजाइन से बाल बनवाते हैं, अलग अलग हेयर कट करवाते हैं। कुछ लोग आंध्र रसेल के जैसे बनवाते हैं, कुछ विराट कोहली के जैसे लुक बनवाते हैं, ट्राई करते हैं। पहले भी हुआ करता था, लेकिन पहले क्या होता था, हेयर कट इतना नहीं था। अब कुछ लोगों के तो क्या है कि नेचुरली अच्छे से बाल आते थे और वो हैंडसम दिखते थे। कुछ लोगों के क्या होता था कि नेचुरल बाल आते नहीं थे। अगर वो नेचुरल बाल इतने हैंडसम दिखने लायक आते नहीं थे तो वो क्या करते थे, विग लगाते थे अपने बालों पे। जो विग आती थी उस विग के आधार पर वो क्या है कि फैशनेबल बनने की कोशिश करते थे। लेकिन अब क्या है कि फैशन तो है कि सबके दिमाग में आता है, मैं भी चाहता हूं कि मैं भी फैशनेबल दिखूं। मैं भले ही मेरे पास पैसे ज्यादा नहीं हो, मेरे पास कम पैसे हो, तो भी मैं फैशनेबल दिखने की कोशिश करूंगा। ये सोच उस टाइम की थी। तो गरीब और अमीर सभी लोग क्या होते थे कि फैशनेबल दिखने की कोशिश करते थे। तो फैशनेबल बनने के लिए वो हेयर कट नहीं करवाते थे, वो क्या करते थे, आर्टिफिशियल हेयर की जो विग होती थी, बालों की जो विग होती थी वो यूज करते थे। अब अमीर लोग होते थे तो अमीर लोगों के पास पैसे ज्यादा, तो उनकी विग जो होती थी वो विग भी काफी बड़ी होती थी। और गरीब लोग होते थे वो फैशनेबल होने के लिए, दिखने के लिए जो विग काम में लेते थे वो कंपैरेटिवली छोटी विग होती थी, या ऐसी विग होती थी जिसपे कि बाल इतने अच्छे नहीं दिखते हो, कम बाल होते थे, ठीक है, कम बालों के बंचेस होते थे। तो हुआ क्या कि वहां पे उस टाइम ये चला कि भाई जो बड़ा आदमी है, जो इंपॉर्टेंट पर्सन है, रिच पर्सन है, उसके पास कैसी विग होगी, बड़ी विग होगी। तो वहीं से ये ट्रेंड चला, वहीं से ये एग्जिस्टेंस में आया कि जिसके बिग विग है वो आदमी भी रिच है, वो आदमी भी कैसा हुआ, इंपॉर्टेंट हुआ। तो वहीं से ये बना है। तो इसका मतलब हो गया, मीनिंग इसका हो गया अपने, इसका मीनिंग मैं लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट या रिच पर्सन, इंपॉर्टेंट या रिच पर्सन, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो महत्वपूर्ण हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो धनवान हो, उसके लिए क्या यूज किया जाएगा, बिग विग। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। श्री रतन टाटा इज अ बिग विग। रतन टाटा जी जो है वो एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, एक धनवान व्यक्ति है। देखो इसीलिए मैंने रतन टाटा जी का उदाहरण दिया है। वो उनके पास न केवल पैसे हैं, उनके पास ना केवल पैसे हैं, बल्कि उनकी पर्सनैलिटी जो है इस देश के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो क्या हो गए, बिग विग हो गए। अभी कोरोना के टाइम पे उन्होंने काफी अपने जो पीएम जो फंड है उसमें काफी पैसा डोनेट किया था, काफी मदद की थी उन्होंने लोगों की, कोरोना पीड़ितों की। तो इस वजह से मैंने उनका एग्जांपल लिया है ताकि करंट में चले, थोड़ा आसानी से याद रहे। वो क्या है, इस देश के लिए काफी इंपॉर्टेंट और रिच पर्सन है। तो यहां मैं कह सकता हूं श्री रतन टाटा इज अ बिग विग। तो रतन टाटा एक बिग विग है। तो आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा कि बिग विग का मतलब क्या हुआ। बिग विग का मतलब हुआ कोई भी इंपॉर्टेंट या रिच पर्सन। यहां चलते हैं। इसके अलावा एक और वर्ड है, एक ऐसा ही और इडियम है, फ्रेजल एक्सप्रेशन है जो काम आती है, वो आती है बिग गन। शाब्दिक अर्थ इसका हो गया, लिटरल मीनिंग तो हो गया बड़ी बंदूक। अब कोई व्यक्ति बड़ी बंदूक कैसे होता है, बड़ी बंदूक होने का मतलब हुआ कि बड़ा आदमी,
है ना, नामचीन हस्ती। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं महत्वपूर्ण या धनवान व्यक्ति, है ना, यहां लिख देता हूं बड़ा आदमी, कोई नामचीन हस्ती। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि अब बिग विग का मतलब क्या होता है। चलिए अब अपन अपने 8वां जो आज का है इडियम जो एक्सप्रेशन है वो अपन यूज करते हैं। क्या है देखते हैं, देखें, व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट का हिंदी मीनिंग होता है सफेद हाथी। अच्छा, सफेद हाथी पहले पाए जाते थे, आज तो नहीं मिलते। आज के टाइम में तो पहले पाए जाते थे, और मेनली कहां पाए जाते थे, जीके का क्वेश्चन है, कहां पाए जाते थे, थाईलैंड में पाए जाते थे। ठीक है, थाईलैंड में एक वो कोई समुदाय था या कोई वंश था, सियाम। उस वंश के जो राजा हुआ करते थे वो क्या करते थे, वहां पे जैसे कोई ऑफेंस करता था, कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता था, तो वहां उसको पनिशमेंट, आजकल तो क्या है पनिशमेंट जनरली जो मॉनेटरी टर्म में पनिशमेंट दिए जाते हैं, उसमें क्या है कि गवर्नमेंट पैसा ले लेती है। पहले क्या होता था कि वहां कोई क्राइम करता था थाईलैंड में, या कोई ऑफेंस करता था, कोई अपराध करता था, तो वहां पर वहां के जो राजा होते थे वो उस व्यक्ति को सफेद हाथी दे देते थे। सफेद हाथी देने से, अब सफेद हाथी क्या है, प्रतीक किस चीज का है, वैसे तो सफेद हाथी सुंदरता, रेस्पेक्ट का प्रतीक है, लेकिन सही बात तो यह है कि वो यूजलेस है। ऐसा कहा जाता है कि सफेद हाथी उतने ताकतवर, उतने काम आने लायक नहीं होते थे जितने अभी जो प्रेजेंट हाथी अपन देख रहे हैं ना, उस तरह के हाथी होते थे। वो जो सफेद हाथी होते थे एक्चुअल में क्या होता था, वो एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा होते थे, उनकी जो टेक केयर करने में काफी खर्चा लगता था, वो बहुत एक्सपेंसिव होते थे। और इसी वजह से क्या होता था कि किसी व्यक्ति को कोई पनिशमेंट देना होता तो वो पनिशमेंट के स्वरूप में क्या दे देते उसको वो हाथी दे देते। अब हाथी ले ले भाई, हाथी लेके अब तो उसकी टेक केयर कर, उसकी देखभाल कर, और बहुत खर्चा आने वाला है, तो पनिशमेंट का पनिशमेंट हो जाता और राजा का जो है वो काम हो जाता। तो इसका मतलब हुआ व्हाइट एलिफेंट किसको बुलाएंगे अपन, व्हाइट एलिफेंट ऐसे व्यक्ति को, ऐसी वस्तु को बुलाएंगे जो है तो महंगी, एक्सपेंसिव तो है, लेकिन एक्सपेंसिव होने के बावजूद वो यूजलेस है। एक्सपेंसिव तो है लेकिन यूजलेस है। तो मैं इसका मीनिंग लिख देता हूं, मीनिंग मैंने लिख दिया, एक्सपेंसिव बट यूजलेस। भाई मैं एक कॉमन आदमी हूं, मैंने कोई जुर्म कर दिया उस टाइम मुझे सफेद हाथी दे देते थे। अब हाथी लेते रहो, बैठे रहो, उसका लालन पालन करो, बहुत खर्चा आने वाला है, काम में मेरे वो हाथी कुछ आने वाला नहीं। तो ऐसे लोग जो बहुत महंगे पड़ते हैं लेकिन वो कुछ काम नहीं आते, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, ऐसे लोगों को व्हाइट एलिफेंट कहते हैं। आजकल अभी अपने मैंने कहीं पे सुना था कि जो कॉलेज लेक्चरर होते हैं उनको कई लोग व्हाइट एलिफेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो कॉलेज लेक्चरर होते हैं उनकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है, काफी अच्छा पैकेज मिलता है उनको, और वो जो क्लासेस लेते हैं बहुत कम क्लासेस वगैरह लेते हैं, अटेंड करते हैं, तो उनका जो जितना वो पढ़ाते हैं उसके हिसाब से उनको बहुत पैसे दिए जाते हैं। मैंने कहीं सुना था कि उनके लिए लोग टर्म यूज करते हैं व्हाइट एलिफेंट। ये मेरा जो पर्सनल ओपिनियन नहीं है, मैं सुनी सुनाई बात बता रहा हूं आपको, ठीक है। मैंने तो एक अलग एग्जांपल दिया है, पीपल थिंक, लोग सोचते हैं, दैट की गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, आर व्हाइट एलिफेंट। लोग क्या सोचते हैं कि वो क्या है, व्हाइट एलिफेंट है, उनको रखने का खर्चा तो बहुत हो रहा है लेकिन वो काम के नहीं है, ऐसा लोग सोचते हैं, मैं नहीं सोचता, ठीक है। ऐसा लोग सोचते हैं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं वो कैसे होते हैं, वो व्हाइट एलिफेंट के जैसे होते हैं, बहुत एक्सपेंस होता है उनके ऊपर लेकिन वो काम में नहीं आते, यूजलेस होते हैं। तो आई होप आपको ये इडियम और फ्रेजेस, ये दो मैंने लिखी है अभी 7 नंबर और 8 नंबर, ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बिग विग या बिग गन का मतलब हो गया इंपॉर्टेंट आदमी,
महत्वपूर्ण आदमी, कोई भी धनवान आदमी, नामचीन हस्ती है, उसको बिग गन कह सकते हैं और बाकी उसको बिग विग कहते हैं। व्हाइट एलिफेंट का मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति या वस्तु जो कि एक्सपेंसिव तो हो लेकिन यूजलेस हो। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन किक द बकेट। शाब्दिक अर्थ देखें तो किक का मतलब तो हुआ ठोकर मारना, बकेट का मतलब हो गया बाल्टी, मतलब बाल्टी को ठोकर मारना। जरा इस एग्जांपल को देखिए, सी इज वेरी सैड, वो बहुत उदास है क्योंकि उसके बेटे ने, हिज सन हैज किक्ड द बकेट, क्योंकि उसके बेटे ने बाल्टी को ठोकर मार दी। भाई इतना बड़ा कोई, इतनी बड़ी तो कोई बात है नहीं, सैड होने जितनी तो कोई बड़ी बात नहीं है, बाल्टी को ठोकर मार दी तो नहीं नहीं नहीं, ये कहना कुछ और चाहता है, ये कुछ और ही बताना चाहता है अपने को। तो चलिए इसका ये जो राज है वो जानते हैं अपन। इसका राज जानने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, एक पुरानी कहानी याद करते हैं, इसके पीछे की स्टोरी याद करते हैं। एक बार क्या हुआ था, एक आदमी था, उसके मन में मरने की आ गई कि मुझे मरना है। तो मरने के लिए खुद मरना चाहे तो मतलब उसके मन में सुसाइड करने की आ गई। काफी सैड स्टोरी। सुसाइड करने की आ गई तो उसने कोई पंखा वंखा जो भी था, कुछ भी हो, उसने रस्सी बांधी। ठीक है, अब क्या है कि उसके पास कुछ था नहीं कि जिसपे वो चढ़ के और बाद में फंदा गले में डाले, है ना, तो फिर उतर जाए। उसने क्या किया, एक बाल्टी थी, उसने बाल्टी रखी, वो बाल्टी पे चढ़ा, फंदा डाला और बाल्टी को ठोकर मार दी और ऐसे वो मर गया। तो इतना तो कुछ बताने की मुझे जरूरत नहीं, मैं तो डायरेक्ट भी बता सकता था, पर याद रहे इसलिए बताया है कि किक द बकेट से यहां अपना मतलब हुआ कि जैसे उस व्यक्ति ने मरने के लिए बाल्टी को ठोकर मार दी, तो वहीं से किक द बकेट का अर्थ हो गया मरना। तो इसका मीनिंग मैं लिख देता हूं, इसका मीनिंग हो गया टू डाई। अब इस औरत के सैड होने की वजह आपको पता चल गई होगी। पहले मैं कह रहा था ना कि उसने बाल्टी को ठोकर मार दी इसलिए सैड है, उसमें तो कुछ मजा नहीं आ रहा था, क्यों इतनी सैड क्यों है भाई, बाल्टी की ठोकर मारने की वजह से। अब कारण अपने को पता चला है, अरे उसने बाल्टी को ठोकर नहीं मारी है, एक्चुअल में उसका बेटा मर गया, इस वजह से वो बहुत सैड है, काफी दुखी होने वाली बात है। किक द बकेट इसका मतलब है टू डाई, मरना। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। किक द बकेट, बाल्टी वाला उदाहरण याद रखना, बाल्टी वाली कहानी याद रखना, वो फंदा डाला, बाल्टी को ठोकर मार दी, मर गया, टू डाई, मरना। ठीक है, और आज का जो हमारा ये लेक्चर है, इसका लास्ट आपको मैं इडियोमेटिक एक्सप्रेशन बता रहा हूं, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ये बात बारिश से जुड़ी हुई है। अब भाई देखो, बारिश में आपने बहुत कुछ आसमान से गिरते हुए देखा होगा, आपने पानी की बूंदें गिरती हुई देखी होगी, ठीक है, आपने ओले गिरते हुए देखे होंगे, ठीक है, ठीक है, स्नो गिरती हुई देखी होगी आपने। लेकिन क्या आपने कभी बारिश में कुत्ते और बिल्ली गिरते हुए देखे हैं? पहले गिरते थे, आजकल नहीं गिरते, आजकल जानवर ये हो भी कम गए हैं। पहले क्या करते थे, जब घास फूस के घर होते थे तो उन घरों में क्या है कि आप ऐसा मान लो, चाहे ऊपर की साइड मान लो चाहे नीचे की साइड मान लो, कुछ जगह बनाकर कुत्ते और बिल्ली उन घास के घरों में आराम करते थे। लेकिन जब जोर की बारिश होती थी तो फिर वो कूदते बहते निकलते जाते थे, चाहे वो अंदर की तरफ गिरो चाहे बाहर की तरफ गिरो। भाई अंदर की तरफ भी गिरेगी तो आपको तो ऐसा ही लगेगा कि भाई आसमान से गिरा है, पानी के साथ आया है, बारिश के रूप में ये गिर रहे हैं। तो वहां से ये एक्सप्रेशन आई कि वो कुत्ते और बिल्ली कब घरों से वहां से बाहर निकल रहे हैं, उस जगह से, वो जो पर्टिकुलर जिस जगह की मैं बात कर रहा हूं वहां से कब निकल रहे हैं, वो तब निकल रहे हैं जब बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही हो। ठीक है, तो वहां से इसका अर्थ आया रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया हैवी रेनफॉल या केवल रेन, भारी बारिश।
तो जब भारी बारिश को शो करना हो तो आप वहां से कह सकते हो इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, कि बहुत बारिश हो रही है। लुक एट दिस एग्जांपल, डोंट गो आउटसाइड, बाहर मत जाओ। डोंट गो आउटसाइड, बाहर मत जाओ। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। क्यों भाई बाहर क्यों मत जाओ? क्योंकि बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, बाहर बहुत भारी बारिश हो रही है। तो किक द बकेट मतलब टू डाई, एंड रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इसका मतलब हो गया हैवी रेनफॉल। तो गाइस आज का जो हमारा ये जो टॉपिक था, हमारा ये जो इडियम्स एंड फ्रेजेस की जो मैं नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं लेक्चर्स की, इसका जो पार्ट 1 है, इसमें मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 फ्रेजल एक्सप्रेशन या इडियमेटिक एक्सप्रेशंस बताई है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी, आपको ये याद हुई होगी और आपके बहुत काम आने वाली है। और आई होप आपको ये वीडियो भी बहुत, ये लेक्चर भी बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आ गया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे इस चैनल से आपको जुड़े रहना है, ताकि जो मैं अगले वीडियोस ला रहा हूं, चाहे इस सीरीज का लेके आऊं, चाहे बाकी ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं वो लेके आऊं, उनके अपडेट्स आपको मिलते रहे और आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज एक्सेप्ट अडेप्ट करते रहो। तब तक के लिए धन्यवाद।